साफ हवा में सांस लेना, ये हम सबका हक है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसे साफ रखने के लिए हमारे पास कानूनी तौर पर क्या ताकत है? आज हम भारत के एक ऐसे ही बहुत ज़रूरी कानून को समझने वाले हैं, एयर एक्ट 1981, जो दशकों से हमारी हवा की क्वालिटी को बचाने की लड़ाई में एक अहम हथियार रहा है। तो चलिए, इस कानून की पूरी कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम देखेंगे कि ये बना कैसे, काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी बात, आज के ज़माने में ये कितना काम का है। हमारी आज की चर्चा इन्हीं 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। देखिए, कोई भी बड़ा कानून यूं ही नहीं बन जाता। उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, एक कहानी होती है। और एयर एक्ट की कहानी वो भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर एक इंटरनेशनल मंच पर शुरू हुई थी। चलिए पहले उस ग्लोबल घटना पर एक नज़र डालते हैं जिसने भारत को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। तो ये टाइमलाइन देखिए। सब कुछ शुरू हुआ 1972 में स्टॉकहोम में हुए यूएन कॉन्फ्रेंस से। इसे कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर एक नई सोच पैदा कर दी। इसका असर भारत पर भी पड़ा। पहले हमने अपने संविधान में बदलाव किए और फिर ठीक 9 साल बाद ये एयर एक्ट 1981 लागू किया गया। तो मतलब एक ग्लोबल चिंता का ये सीधा सीधा एक नेशनल एक्शन था। तो ठीक है, ग्लोबल लेवल पर तो माहौल बन चुका था, पर अब सवाल ये था कि भारत इस चैलेंज से कैसे निपटेगा। चलिए अब सीधा उस कानून पर आते हैं जिसे भारत ने अपनी हवा को बचाने के लिए बनाया। तो इस कानून का मकसद शुरू से ही एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पहला, हवा को और गंदा होने से रोकना। दूसरा, जो प्रदूषण पहले से है उसे कंट्रोल करना। और तीसरा, धीरे धीरे उसे कम करना। और ये सिर्फ किसी एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। अब देखिए, कानून बना देना एक बात है, पर उसे असल में लागू करवाना वो असली चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी दी कैसे गई। चलिए मिलवाते हैं आपको हवा के उन गार्डियन से जिनके कंधों पर इस कानून को लागू करने का भार था। तो यहाँ पर काम का बंटवारा बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB। ये समझिए कि ये देश का ब्रेन है। ये नेशनल लेवल पर स्ट्रैटेजी बनाता है, सरकार को सलाह देता है। और दूसरी तरफ है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स यानी SPCBs। ये उस स्ट्रैटेजी को अपने अपने राज्यों में लागू करने वाले हाथ हैं। एक प्लान बनाता है, दूसरा उसे जमीन पर उतारता है। अच्छा, तो हमारे पास गार्डियंस तो आ गए, पर इन गार्डियंस के पास पावर क्या है? क्योंकि बिना पावर के तो कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती। किसी भी कानून को असरदार बनाने के लिए उसमें कुछ दांत होने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्ट ने इन बोर्ड्स को क्या-क्या अधिकार दिए। ये बोर्ड सिर्फ नाम के नहीं थे, उन्हें असली पावर दी गई थी। जैसे कि वो किसी भी इलाके को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकते थे, किसी भी इंडस्ट्री में जाकर जांच पड़ताल कर सकते थे। और तो और, अगर कोई इंडस्ट्री ज्यादा प्रदूषण फैला रही है तो उसे बंद करने का ऑर्डर भी दे सकते थे। मतलब ये असली अधिकार थे जिनसे जमीनी स्तर पर फर्क लाया जा सकता था। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, इस कानून में सजा का भी बहुत कड़ा प्रावधान था। अगर कोई नियम तोड़ता है तो सिर्फ फाइन नहीं बल्कि 6 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये बात अपने आप में दिखाती है कि उस वक्त कानून बनाने वाले इस मसले को लेकर कितने सीरियस थे। अब देखिए, कोई भी कानून हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होता। वक्त बदलता है, नई नई चुनौतियां सामने आती हैं और कानूनों को भी बदलना पड़ता है। एयर एक्ट की कहानी भी 1981 में खत्म नहीं हुई। ये भी वक्त के साथ बदला और बेहतर हुआ। 1987 में इस कानून में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बदलाव किया गया। शोर यानी नॉइज पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूटेंट मान लिया गया। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह एक बहुत बड़ा कदम था। इसने पहली बार शहरों में बढ़ते शोर की समस्या को एक कानूनी दायरे में ला खड़ा किया। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। ये कानून 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आज की जो समस्याएं हैं, जैसे पराली का धुआं, गाड़ियों से निकलने वाले छोटे छोटे कण, क्या ये पुराना कानून इन नई 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए काफ़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है और बहस जारी है।